हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। लक्ष्य 450 बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि 10वीं क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम आपको पीछे दिख रहा होगा, अर्थव्यवस्था। यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई अर्थव्यवस्था के बारे में। बड़ी ही बारीकी से इन चीजों को हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है अर्थव्यवस्था हमारे लिए, क्यों हम आपको बार बार इतना कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर की टॉपिक है जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे 2 या 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप जब क्लास ज्वाइन कर ही लिए हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए भी क्लास में से उठ करके कहीं जाते हैं, 1 मिनट का भी क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आप एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ सकते हैं। आपसे मिस हो सकता है कि इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक जो कि 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, शुरू से लेकर के आप मेरे भाई एवं बहनों, शुरू से लेकर के अंत तक आप इस क्लास में हमारे साथ बने रहिए और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे हम पूछे गए सवालों का अच्छे तरीकों से आंसर देंगे, कैसे इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछा जाता है और कैसे किस तरह से हम इसका उत्तर देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बेहतरीन चीजों की जानकारी आज मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज वर्तमान में जो हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति है, क्या आज से कुछ 100 साल पहले की अगर हम बात करें, कुछ 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो क्या पहले भी ऐसे ही हमारी अर्थव्यवस्था थी? तो नहीं मेरे भाई, आज से 100, 200, 400, 500 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर हम बात करें उस समय की, जिस समय 15 अगस्त 1947 का वो समय था, जिस समय हमारा देश क्या हुआ है, आजाद हुआ है। यानी अंग्रेजों के चंगुल से हम क्या हुए हैं बच्चों, स्वतंत्र हुए हैं। उससे पहले पूरे के पूरे 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों को गुलाम रहे हैं। और जिस समय अंग्रेज हमें गुलाम करके रखा हुआ था, उस समय हमारे देश को मेरे प्यारे भाई सोने की चिड़िया कही जाती थी। यानी हम काफी समृद्धशाली, सुखी और संपन्न व्यक्ति थे, या हम भारतवासी काफी सुखी और संपन्न होते थे। यहाँ पर राजतंत्र चलता था, राजाओं के पास बहुत सारे कोष होते थे, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें थी जहां पर स्वर्ण आभूषण होते थे, हीरे जवाहरात होते थे, जो हमारे देश में अंग्रेज आकर के और 200 सालों तक वो हमारे देश को शोषित करके, शोषण करके और यहाँ से तमाम चीजों को लूट करके क्या किए, वो ले गए। और 200 सालों तक उन्होंने इस तरह से हमारे देश का शोषण किया कि आज हमारी जो इस आर्थिक स्थिति, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था जो डाउन हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? तो अंग्रेजों का हाथ रहा है। यानी पहले हम गरीब नहीं थे, पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, पहले हमारे देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन कुछ लुटेरे आए और लूट करके हमारे देश को गए हैं, जिसके कारण आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारे देश के, हमारे भारत के अर्थव्यवस्था का इतिहास, कि आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उसमें हम काफी सुखी और समृद्ध हुआ करते थे। और ये अंग्रेज हमारे देश को क्या किए, लूटे, हमारा शोषण किए, और शोषण करके यहाँ पर सारा का सारा यहाँ का धन लूट करके क्या किए, वो अपने देश में ले गए। क्लियर है? तो 15 अगस्त 1947 की बात है, जब हमारे जो भी सुधारक, जो भी नीति निर्धारक थे, उन नीति निर्धारकों के पास अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि आखिर हमारे इस गए हुए अर्थव्यवस्था को, इस लॉस हुए अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर की ओर बढ़ाना है, कैसे हम अपने देश की वृद्धि करेंगे, कैसे आगे की ओर उन्नति होगी। इन तमाम चीजों के लिए हम जानते हैं सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की अगर हम बात करें, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उनका एक नीति था, जिस नीति को कहा जाता है फूट डालो और शासन करो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड एंड रूल। वो क्या करते थे, बड़े बड़े राजा जो होते थे, उन 2 राजाओं के बीच युद्ध करवाते थे, और उससे भी लाभ उन्हीं का होता था। उससे भी लाभ किसका होता था? अंग्रेजों का ही होता था। जहां देख रहे हैं 2 राजाओं के बीच गहरा संबंध है, उनके बीच मतभेद उत्पन्न करवा करके युद्ध करवाते थे, और युद्ध करवाने के बाद उसमें से वो अपना लाभ निकालते थे। ठीक है? और पराजित राजा को बाद में अपना गुलाम बना लेते थे, बाद में अपने अंदर शिकंज में ले लेते थे। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। और इतिहास के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय भी रहा। अब बच्चों, अगर हम बात करें, अंग्रेज हमारे देश को
गुलाम करके रखे थे, तो उस समय हम कहीं क्या जाते थे। तो एक बड़ी प्यारा सा हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद। जिस टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई, उपनिवेशवाद। उपनिवेश की बात अगर हम करें तो उपनिवेश कहते किसको हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उपनिवेश उस देश को कहा जाता है जो देश किसी समृद्धशाली, किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है। यानी उस टाइम में हम अंग्रेजों के अंतर्गत थे। अंग्रेज की बात अगर हम करें तो हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। तो हम ब्रिटिश शासन के शासक के क्या थे, एक उपनिवेश थे, ठीक है। यानी उसके अंदर में हम रहते थे, उनके बनाए नियम कानूनों के आधार पर हमें चलना पड़ता था। और ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, ये सत्य आधारित घटना है। हमारे साथ ऐसा हुआ है पिछले 200 सालों में। 1947 से पहले का जो 200 वर्षों का समय था, उस समय हम लोग ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, यानी भारत हमारा उपनिवेश था, ठीक है। किसका उपनिवेश था, भारत। तो आप कहिएगा सर ब्रिटिश शासन के उपनिवेश थे हम। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सर आखिर हम जिस पर बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर, उसका नाम क्या है। तो वो है हमारा मेरे प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। कि मेरे भाई अर्थव्यवस्था बना है दो शब्दों से। सबसे पहला शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है मेरे भाई व्यवस्था। पहला शब्द क्या है, अर्थ है, और दूसरा शब्द हमारा है व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है आय एवं व्यय से। अर्थ का मतलब होता है आय एवं व्यय, यानी धन और संपत्ति से। अर्थ का मतलब होता है धन और संपत्ति, ठीक है। व्यवस्था यानी उस धन संपत्ति कमाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उस धन संपत्ति को खर्च करने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यानी हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना अपने संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम जानेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में। हम किसके बारे में जानेंगे, तो आप कहिएगा सर आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम जानने वाले हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जानेंगे किसके बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जी आखिर ये आर्थिक क्रिया होता क्या है, आखिर ये आर्थिक क्रिया होता क्या है। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है मेरे भाई, वो है हमारा आर्थिक क्रिया। देखिए वे सारी क्रियाएं, ठीक है, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो मेरे बच्चों आय की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आय की प्राप्ति किन किन चीजों से होगी, तो कोई आदमी कोचिंग पढ़ा, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, तो मेरी जो आय है वो आय कहां से आती है, कोचिंग से आती है। किसी के पास अगर दुकान है तो दुकान पर से आय आता है। किसी के पापा कहीं नौकरी करते हैं तो वहां से उनकी आय आती है। कोई उद्योगपति हैं तो वहां से उनकी आय आती है। कोई कृषि करके आय कमाता है, कोई सेवा दे करके आय कमाता है। हर एक तरह से लोग आय क्या करते हैं, कमाने का कार्य करते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला ये कार्य होता है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं ना, उस आवश्यकता के अनुसार इस अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कितने कार्य, तो आप कहिएगा कि सर दो प्रमुख कार्य होते हैं। कितने प्रमुख कार्य, तो दो प्रमुख कार्य। सबसे पहला जो कार्य होता है उत्पादन का होता है। उत्पादन का होता है पहला कार्य। क्या होता है, उत्पादन देना, उत्पादन करना। और दूसरा कार्य होता है बच्चों रोजगार देना। यानी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं और वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और दूसरा, उस उत्पादन के समय उन्हें मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है। तो क्लियर है, अर्थव्यवस्था ये दो प्रमुख कार्य को क्या करती है, संपादित करती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपकी यहां तक की क्लासेस बिल्कुल क्लियर होगी और हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे भाई चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगर बात करें अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात, अर्थव्यवस्था के। तो अर्थव्यवस्था के संरचना को देखिए। अर्थव्यवस्था का जो संरचना है, इसका जो ढांचा है, संरचना को हम लोग ढांचा भी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था का जो संरचना या ढांचा है ना, इसे बांटा गया है तीन भागों में। संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो तीन भाग यानी तीन क्षेत्र उसे कहते हैं। पहला को कहा जाता है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहले वाले को हम क्या कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। दूसरा जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं,
तब कहिएगा सर जी उसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा जो हमारा आता है इसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, तब कहिएगा कि सर इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्लियर है कि कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होगी, हर एक बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मेरे भाई अगर हम पहले क्षेत्र पर वर्णन की बात करें, पहले क्षेत्र का वर्णन करें कि आखिर हमारा जो ये क्षेत्र है पहला प्राथमिक क्षेत्र, उस प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो एक और बात, हाँ प्राथमिक क्षेत्र जो है ना मेरे भाई, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तब कहेगा कि सर इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा द्वितीय क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले अपने क्षेत्र से, कि जिस क्षेत्र का नाम है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, अगर हम बात करें किस क्षेत्र की? प्राथमिक क्षेत्र की, कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र कहते किसको है? तो देखिए अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की कि आखिर ये प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कृषि से संबंधित चीजों पर, हम चर्चा करते हैं पशुपालन से संबंधित चीजों पर। ठीक है, हम चर्चा करते हैं वन संसाधन उपयोगों पर इत्यादि करते हैं। ठीक है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय है जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, जंगलों से वस्तुओं मतलब वन संसाधनों को प्राप्त करना हो गया। यानी यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं उसका सीधा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक द्वारा प्रदान जितनी भी चीजें हैं ना, प्रकृति प्रदत्त, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का हम क्या करते हैं बच्चों? तो आप कहिएगा सर प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का हम सीधा क्या करते हैं? उपयोग करके उन चीजों की सहायता से हम नया उत्पादन करते हैं। उसका सीधा, जैसे खेत हमारे पास है, हमने उसमें खेती किया, उससे अनाज मिला, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पशु है, पशु को लेकर के हम पशु का पालन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है वन संसाधन, वन से लकड़ी तोड़ करके लाए और चौकी कुर्सी बनाए, यह एक उपयोग किए। ठीक है, तो लकड़ी तोड़ करके लाए, जलावन में उसका उपयोग किए। क्लियर है, लकड़ी तोड़ करके लाए, गेट खिड़की केवाड़ी बनाए, उसका उपयोग किए। क्लियर है, तो यहाँ पर ना प्राकृतिक वस्तुओं का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दूसरा जो बच्चों आता है द्वितीयक, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा है? तो आप कहिएगा सर जी दूसरा क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा सर औद्योगिक क्षेत्र भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य आते हैं, कंपनियां आती है, नए नए चीजों का जो उत्पादन होता है फैक्ट्रियों में वो चीजें आते हैं। जैसे इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को लिया और उसके रूप रंग में परिवर्तन किया जाता है। यानी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का हम क्या करते हैं? प्रयोग करके, इस प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग करके नया वस्तु का निर्माण किया जाता है। नए वस्तु का क्या होता है? नया वस्तु जो है ना, नया वस्तु का हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो निर्माण करते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग करके नए वस्तु का क्या किया जाता है? तो आप कहेगा सर नए वस्तु का निर्माण किया जाता है। क्लियर है, तो ये आएगा औद्योगिक या द्वितीय क्षेत्र में। वैसे भी उद्योग का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे सीगा शुगर मिल, शुगर वहां पर बनता है, चीनी बनता है। ठीक है, जहां पर फाइबर कहीं बनता है किसी कंपनी में, किसी कंपनी में हम अन्य खाद्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे आ गए द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र में। तीसरा हमारा आता है बच्चों तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब इसमें सेवाओं के आधार पर कार्य होता है। यानी इसमें नए चीजों का निर्माण न करके जो वस्तुएं बनाया गया है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में हो चाहे वो द्वितीय क्षेत्र का हो, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं की को लेकर के आप तक पहुंचाने का कार्य होता है, यानी सहायता प्रदान करने का कार्य होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं?
तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी इस दोनों वस्तुओं का जब इस दोनों क्षेत्र का जो हम उपयोग करेंगे अपने जीवन में ना, इस दोनों का उपयोग करने के लिए जो सहायक क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम लोग सेवा या तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, हम अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र की, कि आखिर यह तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में आता क्या है, तो जैसे हम बात करते हैं अभी दुकानदारी की। अगर कोई व्यक्ति दुकान का कार्य कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, तो जो दुकानदार है क्या वो अपने घर पर प्रोडक्ट को बनाता है? आप कहेगा बिल्कुल नहीं सर, वो अपने घर पर चीजों का उत्पादन नहीं करता है। तो वो करता क्या है? तो वो उत्पादित चीजों को आप तक पहुंचाने का, लोगों तक के उपयोग के अनुसार लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह आएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि ये सेवा प्रदान कर रहा है। दूसरा मेरे बच्चे आएगा परिवहन। आप सड़क पर जब चलते हैं तो आप बस गाड़ी देखते होइएगा, ट्रेन देखते होइएगा, टेम्पू देखते होइएगा, रिक्शा देखते होइएगा, ट्रक देखते होइएगा, ये सब परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये लोग अपना बस बनाते हैं और फिर उस बस को चलाते हैं? ट्रक बनाते हैं, क्या उस ट्रक को चलाते हैं? टेम्पू बना करके उस टेम्पू को चलाते नहीं। ये बनाते हैं किस क्षेत्र में? तो ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। पहले से चीजें बनी हुई है, उन चीजों का बस ये क्या करते हैं, उपयोग करके आपको सेवा देने का कार्य करते हैं। अब कहिएगा कैसे? तो सिंपल सी बात मुझे आप बताइए, आपको ना कहीं जाना है, मानकर चलिए आप सीतामढ़ी से चलना शुरू किए और आपको जाना था पटना। आपको कहाँ जाना है? सीतामढ़ी से पटना जाना है। जब आप सीतामढ़ी से चलना शुरू किए और आपको दूरी तय करनी है कहाँ की? पटना की। तो यहां से यहां पर जाएंगे कैसे? पैदल तो आप जा नहीं सकते हैं। तो आपको किसी न किसी यातायात यानी कि परिवहन संबंधी चीजों की, गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, यातायात साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको यातायात साधन की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को जो पूरा करने का कार्य करता है वही आएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आज हम शिक्षक हैं, हम आप तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने बोर्ड का उपयोग किया है। ये बोर्ड कहीं ना कहीं इसका उद्योग ही हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये बोर्ड बना होगा। ये जो मार्कर हम आपको पढ़ाते हैं, ये डॉम्स का मार्कर है या कैमलिन का मार्कर है, किसी भी कंपनी का मार्कर है, ये मार्कर कहीं ना कहीं बन रहा है और उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इस उपयोग से आपको लाभ हो रहा है, आपका जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि शिक्षा जो है ना, यानी पढ़ाई जो है ना, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आप कहेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल ये भी क्या आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अन्य बहुत सारे व्यापार हैं, वो भी क्या आएंगे? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अन्य बहुत सारे व्यापार जो है वो भी सेवा क्षेत्र के क्या होंगे? अंतर्गत आएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावे अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके अलावे हमारा संचार जो है, संचार भी क्या होगा? मोबाइल फोन का यूज करना, कॉल करना, टेलीफोन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बात करना, ये सारी की सारी संचार सेवाएं जो है, ये सब सारे के सारे आते हैं सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस तरह यहां तक की क्लासेज आपको समझ में आई है और यहां तक कोई डाउट नहीं है। आपसे कोई पूछे कि बताओ संरचना, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की संरचना की या ढांचा की, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे अर्थव्यवस्था को ना 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। पहला को प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके लोग अपना आवश्यकता पूरा करते हैं। जैसे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, वन से लकड़ियां लाते हैं, वन के वस्तुओं का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट पेड़ से फल तोड़ करके खाते हैं। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? दूसरा हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है? दूसरा हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक, जिसमें फैक्ट्रियों में, कंपनियों में चीजों को बनाया जाता है। ठीक है? और बना करके देखिए प्राकृतिक वस्तुओं का यहाँ यूज किया। एक पेड़ है, पेड़ से लकड़ी कटा और उस लकड़ी का ना फर्नीचर बन गया, उस लकड़ी का कोई अन्य चीज बना। ठीक है? तो उन तमाम चीजों में उसका प्रयोग किया गया, उस लकड़ी से सलाई बना दिया। तो ये सब आ गया औद्योगिक या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब एक दुकानदार है जो उस सलाई को बेचेगा। ठीक है? एक पेड़ है, मानकर चलिए, इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से, कि मान करके चलिए कोई पेड़ था और इस पेड़ से सलाई, मानकर चलते हैं, सपोज कैसा पेड़ होता है हमको वैसे डायग्राम याद नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि यह पेड़ है ना, तो इस पेड़ से जो लकड़ियां काटी जाएगी, तो वो ये पेड़ जो आया ये आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। यह क्या आया? प्राथमिक क्षेत्र में। अब इस पेड़ से एक सलाई मतलब बनाने की कंपनी है जो क्या करती है, एक सलाई बनाने की कंपनी है जो कंपनी इसमें से लकड़ियां तोड़ करके, काट करके लाती है, कटवा करके मंगवाती है और सलाई का डब्बा तैयार करती है। क्या करती है बच्चों? सलाई का डब्बा तैयार करती है, यानी कि वह सलाई बनाती है, सलाई बेचती है। क्लियर है?
ओके यस सर क्लियर है। सलाई बनाने वाली कंपनी है जो कि सलाई बनाती है। अब ये जो सलाई बन रहा है ना, ये जो सलाई जिस कंपनी में फैक्ट्री में बन रहा है, उसी क्षेत्र को हम लोग कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। यानी चीजों का कच्चा माल जो होता है वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जो चीज बन रहा है तैयार हो रहा है वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र में चीजें बन चुकी है, अब ये चीजें आप तक पहुंचाने का कार्य है। तो कंपनी थोड़ी आपके घर पर पहुंचाने आती है, तो वहां पर चाहिए दुकानदार जो उस सामान को क्या करेगा, हम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो यह जो दुकानदार होता है यही आता है तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। यही आता है तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो मेरे बच्चों चलिए आप आगे बढ़े और इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हम पूरा मिटा देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और अच्छी बात है, जुड़िए, ठीक है। अभी भी 7-8 लोग लगभग जुड़े हैं बस क्लास में। आज 7 से 8 लोग जुड़े हैं, और कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सिनेमा देखने के लिए बैठे हुए हैं। अरे भाई डायरेक्टली आइए क्लास में, हमने पहले ही आपको बोला कि क्लास में आइए, जुड़िए और क्लास। हाँ अच्छा 17-18 बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए तो आज मतलब आते आओ सनम जाओ सनम वाला सिस्टम नहीं, आइए बैठिए और 1 घंटे आधे घंटे पौन घंटे की क्लास चलती है, उसको पूरा कवर करो, ठीक है। तभी चीजें आपको बारीकी से समझ में आएगी। देखो अगर मैं तुमसे आधे घंटे का टाइम ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करो। बोलो हाँ, मैसेज करो सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ। अगर नया सीखने को मिला तो यस बोलिए, नहीं कमेंट तुम्हारा है, घर मोबाइल में घुस कर थोड़ी पीटेंगे। ऑफलाइन क्लास होता है, सामने में रहते हो तब ना पीट देते हैं। क्या ऋषि गलत बोल रहे हैं क्या, या प्रीतम? ऑफलाइन क्लास में हम आपको आकर के पीट सकते हैं, कोचिंग मतलब यहाँ ऑनलाइन क्लास में तो तुम पिटाई नहीं खाओगे। तो तुम यस या नो बोलो, तुम्हारे हाथों में, लेकिन जो भी बोलो ईमानदारी से बोलो, जो भी बोलिए ईमानदारी से बोलिए। मर्जीना खातून ज्वाइन हो चुकी है। चलिए बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगला जो हमारा आता है, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों को, हाँ एक और पॉइंट, एक बात बताओ बच्चों, ये जो क्षेत्र है क्या इस क्षेत्र से हमें बराबर बराबर लाभ मिलता है? नहीं। इन तमाम क्षेत्रों से का ना हमारे देश को ना अलग अलग प्रतिशत, अलग अलग अनुपातों में हमें इस देश का में ना इसका योगदान मिलता है। जैसे हम अगर बात करें बच्चों प्राथमिक क्षेत्र की, अगर हम बात किसकी करें, पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या है बच्चों, तो कहिएगा सर पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक, अब तो समझ गए इसका दूसरा नाम क्या है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं ना। अब कहेगा सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला को हम लोग क्या कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा को क्या कहते हैं, तो कहेगा सर जी तीसरा को ही तो सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं। हम जो आप लोगों को कर रहे हैं अभी अभी हम यहाँ पर जो खड़ा होकर के पढ़ाने का कार्य हो रहा है 1 घंटे से आधे घंटे से, वो कौन सा काम है, तो आप कहेगा सर यही काम है हमारा, कौन सा, सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्ष 1909 की, हम बात 1901 की, हम बात कब की करते हैं, वर्ष 1901 की यह बात है कि जब हम बात करें 1901 में, तो एक ऐसा समय आजादी से लगभग 46 साल पहले का वो समय है, जिस समय हम देखते हैं कि आखिर किस क्षेत्र से हमें कितना लाभ हुआ था। तो सबसे पहले बच्चों पहले के समय में आप भी जानते हैं कृषि सबसे बेहतरीन तरीकों से होती थी। तो कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लगभग 63, वैसे तो 63.6% योगदान था किसका उस समय में, 63.6% योगदान किसका था, कृषि का। कृषि का योगदान कितना था, 63.6%। प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है बच्चों। दूसरा द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसी वर्ष द्वितीय क्षेत्र का योगदान केवल 12.7% था, 12.7% था, ओनली इतना था। सोचो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यही से बढ़ गया है, ठीक है। अब तो कृषि कम हो गया है, लेकिन उस टाइम की बात करें। और तीसरा जो हमारा बच्चों है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, वो है 23.7%। क्लियर है। अब हम इसके बाद ठीक है हम बात करेंगे आजादी के समय की। आजादी के समय ये बढ़ा है कि घटा है, कौन बढ़ा है और कौन घटा है, क्या अर्थव्यवस्था का स्थिति था, उस स्थिति पर वर्णन चर्चा करते हैं।
अब हम देखिए बात करते हैं आजादी के समय हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र थी वो घट गई है बच्चों, यानी कृषि का कार्य करना लोग क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे, और ये घट करके हो गया था 58.3%, सॉरी 58.7% हो गया था। कितना हो गया था, 58.7% पर आ गया। मतलब समझ रहे हो, लगभग 5-6% लोग, 5% के आसपास लोग ना कृषि का कार्य क्या कर चुके हैं, अब छोड़ चुके हैं। उसमें कम योगदान मिला है कृषि में आजादी के समय में। क्यों? क्योंकि उस समय सारे के सारे लोग कहाँ गए हुए थे, तो देश को स्वतंत्र कराने में व्यस्त थे। उतना ही नहीं, उस समय की जो स्थिति थी बच्चों, अंग्रेज के द्वारा नील की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जाता था, तो उतना ज्यादा योगदान नहीं मिल पाता था। ठीक है, जब अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, किस किस तरह उन्होंने हमें क्षति पहुंचाई है। उन तमाम चीजों पर वहां पर हम चर्चा बारीकी से करेंगे। चलिए अगली जो पॉइंट आती है हमारी कि आखिर सर जी ये द्वितीय क्षेत्र में इसका कितना बड़ा योगदान था। तो मेरे भाई द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में इसका योगदान था 14.3% का। कितना का था, तो 14.3% का। अब आता है सेवा क्षेत्र के। आखिर 1947 के समय सेवा क्षेत्र में इसका क्या योगदान था, तो यहां भी सेवा क्षेत्र बढ़ा और इसका योगदान हो गया 27%। 27% योगदान था इसका सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस समय की, जब बाद में फाइनल एक और रिजल्ट आया था आजादी के कुछ सालों के बाद, और ये लगभग आया था 2007 में। तो आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि कितने सालों के बाद आया था। जब 2007 का रिपोर्ट आया कि बताइए किस क्षेत्र से हमारे देश में कितनी आय आ रही है, किसका कितना योगदान है, किस तरफ लोग ज्यादा अभी मतलब कार्य में प्रेरित हो रहे हैं, कौन सा कार्य लोग ज्यादा कर रहे हैं, कृषि का कर रहे हैं यानी प्राथमिक क्षेत्र का, या द्वितीय क्षेत्र का, या तृतीय क्षेत्र का। तो जब 2007 में रिपोर्ट आया तो लोग देख करके ही दंग रह गए कि अरे कृषि इतना ज्यादा घट गया, यानी कृषि 58.7% से सीधा ग्राफ कहां पर गिरा, तो मात्र 22% बचा हुआ था। मतलब सोचिए कहां लोग आजादी से पहले 1901 में 63.6% खेती करते थे, कृषि का कार्य करते थे। उसके बाद आजादी के समय में 58.7% लोग खेती करते थे, कृषि का कार्य करते थे। एक बैग वो ग्राफ आधा से भी कम हो गया, आधा से भी कम हो गया, यानी 22% लोग ही कृषि पर निर्भर थे, कृषि का कार्य करते थे। तो फिर ये लोग करते क्या हैं, ये लोग बढ़े कहां, वृद्धि हुई कहां, तो देखिए यहां ये 14% से ये बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया, ये भी हो गया 22%। ये 14% से बढ़ करके हुआ 22%। और सबसे ज्यादा लोगों की जो वृद्धि हुई है बच्चों, वो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में हुई है, जो लगभग 56% है। लगभग कितना प्रतिशत है, 56% है। यानी हम देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में लोग क्या हुए हैं, कम गए हैं। द्वितीय क्षेत्र में लोगों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है, तो 2007 तक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है, तो आप कहिएगा सर सेवा क्षेत्र में हुई है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से ना वर्ष 2007 में हमारे देश में कितना प्रतिशत योगदान था। ठीक है, हमारे देश में ना प्राथमिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान 2007 में था, तो आप कहिएगा 22%। कितना प्रतिशत योगदान 1947 में था, तो आप कहिएगा 58.7%। आपसे पूछे कि 1901 में कितना प्रतिशत था, तो सबसे ज्यादा था 63.6%। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वर्ष 1901 में द्वितीय क्षेत्र का ये जो है, हाँ द्वितीय क्षेत्र में इसका कितना योगदान था, तो आप कहिएगा कि सर 12.7% योगदान था। और ये योगदान बढ़ा है कि घटा है, 1947 में बढ़ा है। कोई आपसे पूछे लगभग कितना बढ़ा है, तो 2% के आसपास बढ़ करके 12 से हो गया 14.3%। और बच्चों वर्ष 2007 में ये सीधा बढ़ करके 8%, 7.5% बढ़ा और ये हो गया 22%। अगर बात करें कोई आपसे तृतीय क्षेत्र की, तब कहिएगा क्या कहिएगा, 23.7% इसमें वृद्धि हुई है, 27% इसमें वृद्धि हुई है, और 56% क्या हुई है, इसमें बच्चों वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के होंगे 100%। 100% में सबसे ज्यादा मात्रा किस प्रतिशत का, सबसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस क्षेत्र में हुई है, तो कहेंगे तृतीय क्षेत्र में। सबसे कम बढ़ोतरी किस क्षेत्र में हुई है,
तो कहेंगे सबसे कम बढ़ोतरी किस क्षेत्र में हुई है, तो कहेंगे द्वितीयक में, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है लेकिन कम हुई है। और कहेगा कौन से क्षेत्र में घटा है, तो कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहिएगा सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक बात क्लियर है अगर, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपसे कोई पूछे कि बताइए मुर्गा पालना जो है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, मुर्गा पालन पोल्ट्री फार्म जो लोग ओपन करते हैं ना, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी। कोई व्यक्ति अगर मुर्गा पालन कर रहा है तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत कर रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखो बच्चों, मुर्गा पालन जो होता है ना वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। डेयरी का कार्य जो होता है ना वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछली पालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चिड़िया पालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, हाँ ये सब प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहे जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, तो अब हम बात करते हैं बच्चों, ये आपसे कोई पूछे कि बताओ ये शोरूम देखते हो बाइक वगैरह का, बाइक का को बेचना, बाइक जो बिक रहा है ना, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कमेंट करिए जल्दी से। बाइक बेचना, गाड़ी बेचना किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सॉरी हाँ, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, बेचना बोलना है, बनाना नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, चाय पत्ती की जो कंपनी है जो चाय बनाती है, उस कंपनी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, तो कहेगा सर वो आएगी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय। अच्छा बैंक, सबसे मेन चीज है बैंक जो हमें सेवा देता है ना, वो बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, बताओ जल्दी से कमेंट करिए। बैंक जो है ना, बैंक हमारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कमेंट करिए बच्चों जल्दी से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। बैंक किस में आएगा, बैंक आएगा सेवा क्षेत्र में। स्कूल किस क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में। हॉस्पिटल किस क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में। पुलिस स्टेशन किस क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में। थाना जो है वो सब हमें सेवा देते हैं, तो वो सब के सब सेवा क्षेत्र में आएंगे। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम खड़े हैं सामने में, तो फिर दिक्कत किस बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट आता है उस पॉइंट पर चर्चा करें थोड़ी सी। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, इन तमाम टॉपिक से हट करके, हाँ अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था आखिर होते हैं कितने प्रकार के, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार पर चर्चा करेंगे। किस पर, अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। यानी हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमारा अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर हम बात करें बच्चों, तो अर्थव्यवस्था के मेन रूप से 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहिएगा सर जी अर्थव्यवस्था के ना मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, तो आप कहिएगा सर अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो अर्थव्यवस्था हमारा है ना, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहला को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला को हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है। हमारा जो दूसरा अर्थव्यवस्था आता है बच्चों, उसको कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे को हम क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि सर जी दूसरे को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमारा जो तीसरा आता है वो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। वह है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। वह क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो है वो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है चीजें यहां तक, आप कहेंगे जी सर क्लियर है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है बच्चों, वो आता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आइए जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको है। देखिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना, वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। उत्पादन के साधन जो होते हैं ना, वो साधन का स्वामित्व यानी अधिकार किसके पास होता है, तो किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। उस निजी व्यक्ति के पास होता है जो इसका प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, मतलब उससे हमारी कोई फायदा नहीं होने वाला, लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, वो अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करेगा। वही कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा आपके मन में होगा कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के
उदाहरण क्या क्या होंगे? तो पूंजीवादी व्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं? कहाँ चलती है व्यवस्थाएं? तो ये व्यवस्थाएं चलती है बच्चों जापान में, ये व्यवस्थाएं चलता है अमेरिका में, अमेरिका में यही व्यवस्था है, जापान में यही व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। क्या चलता है? पूंजीवादी। दूसरा हमारा आता है बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिससे समाज का हित हो। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था की बात करें ना तो इसका जो अधिकार होता है इस अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है ना, वो किसके पास होता है? तो वह स्वामित्व जो होता है देश के पास होता है। उस स्वामित्व और उसका संचालन किसके पास होगा? तो देश के पास होता है। यानी देश की जो सरकार होती है, देश के सरकार के पास होता है, और देश की जो सरकार होती है ना, वो सरकार उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करती है, समाज के कल्याण के लिए करती है। क्लियर है? जैसे चीन होगा, क्यूबा होगा, और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, मुख्य रूप से चीन, क्यूबा इत्यादि कर दीजिए। क्लियर है? यहां पर चलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर आप कोई चीज उत्पादित कर रहे हैं तो उसके स्वामित्व, उसका जो स्वामित्व होगा उन वस्तुओं के उत्पादन पर जो अधिकार होगा वह किसका होगा? उस पर संचालन किसका होगा? तो वो होगा सरकार का संचालन। क्लियर है? अमेरिका में अगर आप कोई भी उत्पादन कर रहे हैं तो उस पर किसका अधिकार है? उस पर आपका अधिकार, आपका अपना अधिकार, आप लाभ कमाइए उससे। लेकिन चीन में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यूबा में आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इस अर्थव्यवस्था में दोनों, यह अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित, यह दोनों का क्या है? मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना पूंजीवादी भी आएगा, पूंजीवादी भी आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आएगा? तो समाजवादी भी आएगा, पूंजीवादी और समाजवादी भी आएगा। क्लियर है? इस दोनों अर्थव्यवस्था के मिश्रण से बनता है कौन सा अर्थव्यवस्था? दोनों को मिलाने से, दोनों को संयोग कराने से क्या बनता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी इसमें जो अधिकार होगा वस्तुओं के उत्पादन पर, साधनों पर जो अधिकार होगा वो निजी व्यक्ति का भी होगा और सरकार का भी होगा, यानी दोनों का अधिकार होता है। और ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश भारत में चलती है। क्या हम कोई व्यापार करते हैं तो सरकार को एक निश्चित टैक्स देते हैं और सरकार उसका, उस टैक्स से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, जन कल्याण के लिए उपयोग करती है, और बचे हुए चीज पैसों का उत्पादन करने के बाद हम उससे लाभ अपना कमाते हैं। क्लियर है? तो चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको बारीकी से यहाँ तक समझ में आ रही होगी। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों आप जल्दी से ले सकते हैं। चलिए मिटाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो नया, मतलब एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा समझिए इसको भी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का विकास। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अर्थव्यवस्था का विकास। चलिए अगला पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था का विकास। हम जानते हैं कि आखिर, हम जानेंगे कि आखिर ये अर्थव्यवस्था का विकास होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें ना तो इसमें दो सहयोगी क्रियाएं होती है। अर्थव्यवस्था के विकास में दो सहयोगी क्रियाएं होती है। पहला को हम लोग कहते हैं आर्थिक, पहला जो सहयोगी क्रिया है जिससे हमारे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वो है आर्थिक। कौन सी क्रिया है? तब कहेगा आर्थिक क्रिया या आर्थिक विकास हम कह सकते हैं। पहला क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया, या जिसको आर्थिक विकास भी कहा जाता है। और दूसरा है बच्चों हमारा मौद्रिक विकास। दूसरा क्या है? मौद्रिक विकास। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है हमारा मौद्रिक विकास। तो जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये आर्थिक विकास होता क्या है। जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था विकास होता क्या है? तो कहता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी काफी लंबे समय तक हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसका धीरे 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 क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं कि तुरंत एक वर्ष के अंदर में हमारे राष्ट्रीय आय का ग्राफ कहीं से कहीं चला आया। ठीक है, जैसे ये होता है ना मार्केटिंग जो होता है रियल एस्टेट का, ये सब काफी ज्यादा तेजी से हमारे देश के जीडीपी, ये मतलब राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का क्या करता है कार्य। स्टॉक मार्केट जो है ना ये सब राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिससे धीरे 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 वृद्धि होता है, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहते हैं। इससे विकास तो होता है लेकिन काफी धीरे धीरे होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है वस्तुओं का उत्पादन। इसके अंतर्गत आता है वस्तुओं का उत्पादन। अब क्लियरली है कि वस्तुओं के उत्पादन में पहले तो खर्च करना पड़ता है, उसके बाद धीरे 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 इसमें क्या होगा? विकास होना तय हो जाएगा। क्लियर है?
तो बहुत लंबा समय लग जाता है इससे राष्ट्र के विकास में। हमारा जो दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास की अगर हम बात करें तो इनका तात्पर्य होता है मुद्राओं से। मौद्रिक विकास का तात्पर्य किन चीजों से है? मुद्राओं से। सबसे पहले की बात अगर हम करें ना, तो पहले के समय में बच्चों क्या होता था, अगर आप कोई सामान खरीदते थे तो वस्तुओं का लेन देन होता था। सबसे पहले अगर आप कोई सामान खरीदते थे तो वस्तुओं का क्या होता था? लेन देन होता था। लेन देन कहने का मतलब ये हुआ कि हम तुमको चावल दे रहे हैं, उसके बदले में तुमको दाल दे दो। तुम मेरे दरवाजे पर आकर थोड़ा सा कोई कार्य कर दो, उसके बदले में हम तुमको चावल दे देंगे, ठीक है। तो ये वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान किया जाता था चीजों को। जिसको एक चीज की आवश्यकता है वो चावल लेकर के जाता था। जैसे पहले के टाइम में ना, शुरू में जब हम छोटे थे हम लोग, तो उस टाइम में देखते थे कि लोग चावल लेकर के जाते थे और मुरही लेकर के आते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलता था मेला वगैरह में। तो क्लियर है। उसका धीरे धीरे मुद्रा आया। मुद्रा का जब विकास हुआ तो लोगों ने क्या किया कि अब वस्तु के बदले, वस्तु नहीं दे करके वस्तु के बदले मुद्रा देंगे, ठीक है। वस्तु के बदले क्या देंगे? मुद्रा देंगे। एक ऐसा सांकेतिक चीज होता था जिससे लोग क्या करते थे, मतलब जिस पर अंक छपा होता था, 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, आज तो काफी सारे नोट है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो मुद्रा देने का प्रचलन शुरू हुआ। धीरे धीरे इस मौद्रिक विकास में बहुत सारे विकास हुए हैं। उन चीजों पर हम बारी बारी से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस दोनों के अलावे एक टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि आता है वैसे आर्थिक विकास के ही अंतर्गत, जिसको कहा जाता है समावेशी, समावेशी विकास। बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है ना, वो क्या है? समावेशी विकास है। देखिए समावेशी विकास ना आर्थिक विकास की एक ऐसी पद्धति है, आर्थिक विकास की एक ऐसी पद्धति या प्रक्रिया है जिससे सभी वर्गों का जीवन स्तर जो है ना ऊंचा हो जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये टारगेट रखा जाता है, ये मन मानसिकताएं सोची जाती है मन में कि हम जो ये आर्थिक विकास कर रहे हैं ना, ये इस विकास के अंतर्गत सभी लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? समाज के सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। समाज का कोई भी वर्ग का आदमी इस विकास से अछूता न रहे। अछूता मतलब हर एक व्यक्ति को विकास होना चाहिए। जैसे अभी चलता है ये इंदिरा आवास योजना, तो हमारे सरकार की एक कोशिश होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर का पैसा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय की राशि मिले, प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड बने, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब कोशिश की जाती है कि हर एक व्यक्ति को बने, हर एक व्यक्ति को इसका क्या हो? लाभ हो। क्लियर है। तो ये जो सोचा जाता है इसी को कहा जाता है समावेशी विकास की। समावेशी, सम मतलब होता है बराबर, ठीक है। हर एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? समान विकास होना चाहिए, उसी को कहा जाता है समावेशी विकास। क्लियर है। उसके बाद बच्चों एक पॉइंट आता है सतत विकास। पहला था हमारा समावेशी विकास और दूसरा हमारा आता है सतत विकास। सतत विकास अब एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली ज्योग्राफी के क्लास में। सतत विकास जो होता है बच्चों, ये क्या है? तो सतत विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी को समस्याएं नहीं उठाना पड़े। हमें जितनी आवश्यकता है उचित आवश्यकता के अनुसार ही उन चीजों का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करते हैं, उसे अकारण बर्बाद या व्यर्थ में नष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। क्लियर है कि कोई दिक्कत? एक मिनट बच्चों, आप कहिएगा कि सर क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है मेरे भाई, वह पॉइंट हमारा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, देखिए आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। आर्थिक नियोजन की बात करें तो कहता है कि आर्थिक नियोजन का जो अर्थ है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी कि हमारे राष्ट्र की जो प्राथमिकता है ना, उस प्राथमिकता के अनुसार की क्या क्या आवश्यकता है, किस चीज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता है, जरूरी है, ठीक है, उसके अनुसार देश के संसाधन, जो भी हमारे देश में संसाधन है, जल संसाधन, वन संसाधन, कृषि संसाधन, पर्वत है, जो भी संसाधन है, ठीक है, उन तमाम संसाधनों का हम क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया आर्थिक नियोजन, सतत और समावेशी विकास। क्लियर है। समावेशी विकास में कोई अछूता ना रहे, सबको लाभ मिलना चाहिए। सतत विकास में इस तरह से यूज करिए कि वो भविष्य में पीढ़ी के लिए भी रह जाए। आर्थिक नियोजन मतलब आप अपने देश की ना प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए चलिए। ये नहीं कि मानकर चलिए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं जिसका उपयोग आज से 2 साल बाद करना है और अभी भी आवश्यकता है, तो उसको खत्म करके निश्चिंत हो गए, ठीक है। इस तरह से उपयोग करिए कि अभी भी काम हो जाए और 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी उसका उपयोग है। क्लियर? अब कहिएगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए मिटाते हैं।
देखिए मौद्रिक विकास की अब हम बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट मेरे बच्चों है वो है हमारा मौद्रिक विकास। ठीक है, मौद्रिक विकास का मतलब होता है मुद्राओं का विकास। मौद्रिक विकास का मतलब होता है मुद्राओं का विकास, यानी इसमें क्या हुआ है, मुद्रा का विकास हुआ है। मौद्रिक विकास का अर्थ होता है किसका विकास? अब कहेगा सर जी मौद्रिक विकास का अर्थ होता है मुद्रा का विकास। किसका? मुद्रा का विकास। मुद्रा का मतलब होता है रुपयों और पैसों से। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? रुपयों और या पैसों से। ठीक है, देखिए एक छोटा सा संक्षिप्त इसका कहानी देखिए कि आखिर ये मौद्रिक विकास होता हुआ कैसे है। मौद्रिक विकास के ना संक्षिप्त कहानी पर अगर हम चर्चा करें बच्चों कि आखिर ये मौद्रिक विकास हुआ कैसे हैं, तो सबसे पहले एक समय था जब हम क्या करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो सबसे पहले एक प्रणाली चलता था जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। विनिमय प्रणाली कहा जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता था, तो वस्तुओं का लेन देन आदान प्रदान होता था कि हम तुमसे चावल लिए, तुमको हम दाल दिए, तुमसे हम हीरा लिए, हम तुमको चांदी दिए, सोना दिए, जो भी चीजें हो, या कोई वस्तु लिए उसके बदले में तुमको हम चांदी सोना गहना दिए। ठीक है, तो ये वस्तुओं का या तुम नहीं होता था पहले के टाइम में कि आप मेरे यहाँ काम कर दीजिए, मैं आपको बदला में इसके बदला में थोड़ा सा जमीन दे दूंगा, कहीं आपका घर बनवा दूंगा। तो ये सब वस्तु का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चलता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। क्लियर है। दूसरा जो आया बच्चों, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है मौद्रिक प्रणाली कि अब वस्तु के बदले हम आपको क्या देंगे, मुद्रा देंगे। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता था कि वस्तु के बदले अब हम आपसे चावल ले रहे हैं तो उसका जो उचित हो मुद्रा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जो भी हो, हम आपको उसके बदला में क्या प्रोवाइड करेंगे, तो आप कहेगा सर मुद्रा प्रोवाइड करेंगे। तीसरा आता है बैंकिंग प्रणाली। तीसरा क्या आता है, बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली आती है, यानी आप बैंक से पैसे ले सकते हैं, बैंक में अपना पैसा रख सकते हैं और वहां से उसका उपयोग चेक के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, पासबुक के कार्ड नहीं, उस टाइम में तो कार्ड नहीं आता, लेकिन चेक और पासबुक के माध्यम से आप अपने पैसों का क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला कहता है बच्चों, हाँ ठीक है, अगला कहता है बच्चों कोर बैंकिंग प्रणाली आता है। चौथा क्या आता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, कोर बैंकिंग प्रणाली, इसके अंतर्गत मेरे भाई क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमें पैसे भेजने हैं दिल्ली, मुंबई, किसी व्यक्ति को, विदेश में किसी व्यक्ति को, तो उसको जो पैसा भेजेंगे ना बैंक के द्वारा, एक बैंक से एक खाते से दूसरे खाते में जो पैसों का ट्रांसफर किया जाता है, मनी ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, उसी को कहा जाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। क्लियर है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बच्चों एटीएम। 5वां नंबर पर हमारा क्या आया, धीरे धीरे विकास हुआ तो एटीएम आया। एटीएम में क्या होता था कि हम मशीनों के द्वारा जाकर के पैसा निकालते थे। ठीक है, मशीनों से हम क्या करते थे, अपना पैसा निकालते थे। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है बच्चों डेबिट कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। 6ठा नंबर पर हमारा आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके ऊपर में कुछ अंक चिन्हित होते हैं। डेबिट कार्ड के ऊपर में प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसके ऊपर में क्या होगा, कुछ अंक चिन्हित होते हैं। उस अंक के माध्यम से हम किसी भी मशीन में जाकर के पैसा को क्या करते हैं, अपना निकाल लेते हैं, या किसी भी मॉल वगैरह में आप जाकर के डेबिट कार्ड से भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, एटीएम कार्ड से तो पैसा निकालने का कार्य करते थे। एटीएम और डेबिट में थोड़ा सा अंतर है कि एटीएम मशीन है, ठीक है, इससे आप कहीं भी पैसा को निकाल सकते हो, और डेबिट एक कार्ड है छोटा सा जिसके माध्यम से आप मॉल में जाइए पेमेंट कर दीजिए, बड़े बड़े शोरूम में जाइए पेमेंट कर दीजिए, शॉप में जाइए पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये फायदा है डेबिट कार्ड का। क्लियर है। उसके बाद बच्चे आता है क्रेडिट कार्ड। 7वां पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा 7वां क्या है, तब कहिएगा सर जी 7वां पॉइंट हमारा क्या आता है, तो 7वां में आता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कर अब बैंक के द्वारा ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है जिसके आधार पर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा यूज करते हैं। वैसे आजकल क्रेडिट कार्ड का सिंपल मतलब समझाते हैं। किसी को पीएनबी का अगर क्रेडिट कार्ड है ना, तो उसको बैंक की तरफ से 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए का क्या देगा, क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मतलब उसको पास 60,000 रुपया है, उस कार्ड के माध्यम से उस पैसे का वो कहीं भी जाकर के क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। और इसका कुछ ब्याज फिक्स रहता है, इंटरेस्ट फिक्स रहता है, उसके अनुसार इसको रिटर्निंग भी करना रहता है। क्लियर। जैसे जिसको ईएमआई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ तक की क्लासेज क्लियरली आपको समझ में आई होगी। तो हम चाहते हैं कि आज की क्लास को यहीं पर ओवर की जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लास हो सकती है इसकी आपकी और चले, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। आपका दिन शुभ हो।